नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें होती हैं। पूरे हफ्ते का राउंड अप होता है, वो खबरें हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि कोई भी खबर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई मिस ना हो जाए। आज भी वो क्रम जारी रहेगा। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि पिछले हफ्ते में हलचल क्रिएट कर चुकी हैं रियल एस्टेट बाजार में, और उन सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनरॉक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च एंड एडवाइजरी डॉक्टर प्रशांत ठाकुर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद, नमस्कार। सर आपसे शो शुरू करें उससे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें शामिल हैं। तो सबसे पहली खबर होगी, ईडा कहां पर ला रही है 10,000 फ्लैट्स। खरीदारों के लिए कहां है मौका, उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्टैंप ड्यूटी से कहां आया 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व, उसको भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कहां बिके हैं इतने घर की 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व यहां पर इकट्ठा हो गया। उसके बाद फिर बात होगी रेसिडेंशियल कमर्शियल के अलावा कहां आ सकता है बूम। रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा बूम देखने को मिल सकता है। उसके बाद रुक करेंगे यूपी का, जहां पर बजट में रियल एस्टेट को कई सारी घोषणाएं की गई हैं, उसको भी हम लोग यहां पर टटोलने की कोशिश करेंगे। साथ ही में जानेंगे कि बैंक अब सीधे रीट्स को कैसे दे सकेंगे लोन, तो उसका भी सूद हम लोग लेंगे। उसके अलावा भी कई सारी और खबरें होंगी, तो उनकी भी यहाँ पर हम लोग राय मशवरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज पहली खबर से। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास करीब 10,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। यमुना विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा ने पिछले लगभग 2 साल में 8 नए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्लॉट्स आवंटित किए हैं, जिनमें बड़े बिल्डरों की सोसाइटीज तैयार होंगी। इन इलाकों में फ्लैट बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के बनने से आसपास के इलाकों में विकास जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा, वो तेजी से हो रहा है, इसलिए रियल एस्टेट का बिजनेस भी यहाँ पर बढ़ रहा है। ईडा के अधिकारियों का कहना है कि इससे ये क्षेत्र जो होगा आवासीय और औद्योगिक गतिविधियों के लिए और आकर्षक बनेगा। ये परियोजना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22D इलाके में है और विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदने वालों को नया मौका मिलेगा। इससे पहले ईडा एयरपोर्ट के पास लगभग 973 रिहायशी प्लॉट लॉन्च करने की घोषणा भी कर चुकी है। सर सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि नोएडा एयरपोर्ट पर काफी फोकस किया जा रहा है। ओवर हाइप तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो बाजार होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर हाइप हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से ओवर हाइप नहीं होगा। और आप बाकी शहरों में देखें, जिन इलाकों में, जिन जिन माइक्रो मार्केट में एयरपोर्ट आपने देखा आया है, उस एरिया में ग्रोथ काफी अलग लेवल पे हुआ है। आप जैसे बैंगलोर में देखें, नॉर्थ बैंगलोर आज क्यों इतना बढ़ रहा है? बिकॉज बैंगलोर एयरपोर्ट की वजह से। उसी तरह हैदराबाद में अगर आप देखें, वेस्ट में है तो वेस्ट जोन इसलिए ग्रो कर रहा है कि वहां पे एयरपोर्ट है। सिमिलरली नवी मुंबई। और मेरे ख्याल से इसी तरह से जो अभी आप देख रहे हैं कि एक बज क्रिएटेड हुआ है एयरपोर्ट आने की वजह से जेवर का, तो मेरे ख्याल से ओवर हाइप नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वहां पे काफी सप्लाई आने वाली है। और आप देखिए, अगर मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जब लैंड पार्सल काफी अवेलेबल होता है डेवलपमेंट के लिए, उसी हिसाब से सप्लाई भी हाउसिंग की बढ़ जाती है। तो एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे मार्केट डायनेमिक्स प्ले करना शुरू करती हैं, और एक्सेसिव सप्लाई की वजह से आप देखेंगे प्राइस के अपर बैंड पे कैप आ जाता है। और अगर आप देखें कि कुछ माइक्रो मार्केट्स में हमने देखा कि बहुत तेजी से प्राइस बढ़ गया, क्योंकि ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड था। पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस हुआ है, जिस तरीके से हमने देखा है कि पेरिफेरल एरियाज को डेवलप किया जाए, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, या फिर एक एक नए ग्रोथ कॉरिडोर की हम बात करें, एयरपोर्ट या इंडस्ट्रियल जोन की वजह से इन एरियाज में काफी ग्रोथ बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरहाइप तो नहीं है, काफी इंटरेस्ट इसमें आ रहे हैं। हाँ, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये इंश्योर करें कि पिछले 3-4 सालों में जैसे हमने देखा कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबल या बजट सेगमेंट इस ग्रोथ में पीछे छूट गया है, वो इस एरिया में ना हो पाए। राइटली कोटेड सर। लेकिन सर वहां पर मैं थोड़ी सी जानकारी ये भी समझ रहा था कि ऑब्वियस बात है, रेट्स लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो बड़े खरीदारों के लिए यहाँ पर मौका रहेगा कि आम खरीदार भी यहाँ पर कुछ फायदा उठा सकेंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो बहुत लोग फ्यूचर पे बेट करते हैं। इसमें आप हर तरीके के खरीदार को देखेंगे। आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर प्ले करना चाहते हैं। इसमें एक एंड यूजर भी इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि नॉर्मली सिटी सेंटर में रेट अभी इतना बढ़ चुका है, इसलिए वो पेरिफेरल एरियाज में फोकस करना चाहता है कि वहां, क्योंकि रेट्स अभी भी उसके पहुंच के अंदर है।
तो दोनों तरह के बायर्स आप देखेंगे उस एरिया में आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमने जो ग्रोथ कोविड के बाद इंडस्ट्री में देखा है, हमने देखा है कि ग्रेड ए डेवलपर्स ने काफी लीड किया है। सो मेरे ख्याल से रेरा के आने के बाद, ग्रेड ए के पार्टिसिपेशन के बढ़ जाने के बाद एटलीस्ट ये भरोसा है एंड यूजर और इन्वेस्टर्स दोनों को कि प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रही है रेरा की इतने स्क्रूटनी के बाद, तो वो प्रोजेक्ट डिलीवर भी टाइम पे होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों तरह के बायर्स के लिए, एंड यूजर और इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अच्छी दिख रही है मुझे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक प्लान्ड सिटी के पास है एयरपोर्ट, एक जो ग्रोथ कॉरिडोर वो है। एनसीआर रीजन में वैसे भी बायर्स इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। बायर्स को ये शिकायत रहती थी कि यहाँ पे काफी ग्रेड ए डेवलपर्स की कमी है, जो कि पिछले 3-4 सालों में आप देखें वो भी कमी दूर हो गई है। काफी अच्छे नाम जो कि एनसीआर के बाहर के प्लेयर है, काफी अच्छे साउथ के डेवलपर्स ने वहां पे लॉन्चेस शुरू किए, तो मार्केट भी वहां पे इंप्रूव हुआ है। एक सबसे बड़ी चैलेंज हमने क्या देखी है कि प्राइसिंग बहुत बढ़ गया है। पर मेरे ख्याल से अगर इस मैग्नीट्यूड का सप्लाई अगर मार्केट में आता है तो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग के अपर बैंड को कैप कर देता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है और बायर्स के लिए एक अच्छा समय मुझे दिख रहा आने वाला है। तो बड़े और छोटे खरीदार दोनों के लिए यहाँ पर मौका है, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनसीआर में है और एनसीआर में वैसे भी यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन पे आया है और कई लोग खरीदने के लिए सोचे। तो ईडा का ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं खरीदारों की जो एक डिमांड है उसको भी फुलफिल करता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। चलिए नोएडा से अब रुक करते हैं यहाँ पर मुंबई का। जनवरी 2026 में मुंबई के कुल 11,219 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुई, जो पिछले साल के जनवरी की तुलना में 8% कम है। महाराष्ट्र आईजीआर डेटा में ये बात सामने आई है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी से सरकार को मिला है राजस्व लगभग 1012 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से 2% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि लोग महंगे घर खरीद रहे हैं या कुल बिक्री का मूल्य ज्यादा है। वही डेटा के मुताबिक महीने दर महीने के हिसाब से जनवरी 2026 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 22% की गिरावट आई है और स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन 19% कम हुआ है। बताया जा रहा है कि एंड यूजर की डिमांड बनी हुई है, खासकर रेजिडेंशियल डिमांड। इसके अलावा स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस और ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से भी यहां पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है कि मुंबई में अब सिर्फ महंगे लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, जबकि मिड सेगमेंट थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ मुंबई में नहीं है। अगर आप 2025 का अगर आंकड़ा देखें तो वॉल्यूम वाइज, नंबर ऑफ यूनिट वाइज सेल्स की डिक्लाइन अगर देखें तो 14% डिक्लाइन हुई है कंपेयर टू 2024। वही अगर आप वैल्यू ऑफ सेल बात करें तो 6% की हमने वृद्धि देखी है। तो ये एक इंडिकेशन साफ है कि ऐसा हो रहा है कि ओवरऑल सेल्स में अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट का काफी कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, और जो भी ग्रोथ हमने देखा है वो लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट से आया है। Right. और ये फिनोमेना अक्रॉस द टॉप 7 सिटीज है। मुंबई में थोड़ा ज्यादा इसलिए उभर कर आता है कि बॉम्बे कैपिटल वैल्यू वैसे भी बहुत ज्यादा था। अब बाकी शहरों में अगर आप 2.5 करोड़ बोलेंगे कि लग्जरी, तो मुंबई में मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ से ही प्राइसिंग शुरू होते हैं काफी माइक्रो मार्केट्स में। लेकिन मुंबई के लिए सबसे एक अच्छी बात क्या है कि मुंबई, देखिए, हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है देश का। वहां पे आपको हर तरीके की इंडस्ट्री है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करें, एक और जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी है, मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 साल में वहां बिल्कुल ही अलग एक आप स्वरूप देखेंगे। जिस तरीके से मेट्रो रेल आपने देखा वहां पे हैं, फ्लाईओवर्स जैसे आ रहे हैं। फिर अगर आप देखें सीलिंग का अगर आपने देखा है, उसी तरह अटल सेतु के बनने के बाद, और जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली पॉलिसी के ऊपर फोकस करे, अब हम बात कर रहे हैं मुंबई 4.0, रायगढ़ एंड बियॉन्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की स्टोरी अगर देखें तो सबसे मजबूत मुंबई एमएमआर में उभर कर आती है। और वहां पे आप देखें डेवलपर्स शुरू से बहुत डिसिप्लिन है, क्योंकि कैपिटल वैल्यू इतना ज्यादा है, तो वहां पे डिसिप्लिन काफी रहा है। सबसे अहम बात है, महारेरा ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है मुंबई के मार्केट को एक मैं बोलूंगा एक बायर्स के ऊपर एक भरोसा जो आज डेवलपर्स का है, उसमें महारेरा की शक्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इन सब फैक्टर्स को अगर देखें तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में मुंबई भारत में रियल एस्टेट के मामले में एक सेंटर पॉइंट रहेगा। आज भी अगर देखें करीब 40% ऑफ वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट
पूरे इंडिया में 7 टॉप 7 सिटीज में अगर देखें तो मुंबई में होता है। और मेरे ख्याल से हाई कैपिटल वैल्यू भी इस चीज को जस्टिफाई करता है, क्योंकि सारा जो ग्रोथ है वहां पे फंडामेंटली साउंड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में मुझे कुछ परेशानी दिख रही है। और अगर आप देखें प्राइस इंक्रीज के मामले में मुंबई ने डिसिप्लिन काफी मेंटेन कर रखा है। और आपने देखा होगा कि कंपेयर टू अदर सिटी वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ मेरे ख्याल से अब धीमी हो गई है। सर, रजिस्ट्रेशन में गिरावट आई है, एक थोड़ा सा कोई कंसर्न आपको लग रहा है कि इसमें है कि ये सीजनल एक बात है कि चलो ठीक है, जनवरी में जो हुआ है अभी वो साल की शुरुआत में होता ही अक्सर देखा जाता है? देखिए, इसमें कोई कंसर्न की बात नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्स वैल्यू बढ़ गया है, वॉल्यूम कम हुआ। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम पहले ज्यादा बेचते थे उसकी संख्या थोड़ी कम हुई है, पर टिकट साइज है वो काफी बढ़ गया है। इसी के इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर्टी की संख्या जो बिकी है वो कम होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन के थ्रू स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी में देखिए, बिकॉज वैल्यू बढ़ गए हैं। और आने वाले समय में जिस लॉन्चेस हम देख, जिस तरीके का वहां पे साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी प्ले आउट हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई परेशानी की बात है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि ये समय है जहां पे पेरिफेरल एरियाज ऑफ मुंबई में बहुत इन्वेस्टर और एंड यूजर अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से निवेश करना चाहें तो मेरे ख्याल से समय बहुत अच्छा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं और स्टैम्प ड्यूटी जो सरकार का राजस्व है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है स्टैम्प ड्यूटी के जरिए। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। तो 2026 में देश में स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर जैसे एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का अगला बड़ा टारगेट बन सकते हैं, बूम ला सकते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनालॉग ने एकेडमिक रियल एस्टेट सुपर साइकिल नाम से जारी अपनी स्टडी में इसका जिक्र किया है। इसके मुताबिक भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के टारगेट पूरे करने के लिए बहुत सारी नई शिक्षा संस्थाओं, कॉलेज परिसर, हॉस्टल और स्किल बिल्डिंग फैसिलिटीज की जरूरत होगी, जिससे नई जमीन और भवनों की मांग बढ़ेगी। टारगेट मीट करने के लिए कम से कम देश भर में 2.7 बिलियन स्क्वायर फीट के एकेडमिक बिल्डअप स्पेस की जरूरत होगी। इस वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स और निवेशकों का ध्यान अब सिर्फ घरों या ऑफिस स्पेस पर नहीं बल्कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी बढ़ रहा है। इससे इस सेक्टर में नया डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट आने की संभावना भी बन रही है। सर, क्या लग रहा है कि आप ही की रिपोर्ट है और मैंने काफ़ी थॉरली इसको पढ़ा भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कैसे रियल एस्टेट में सर लग रहा है कि आपको बूम आएगा, या फिर उसमें जो नेक्स्ट टारगेट जो आप कह रहे हैं इसमें कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, आपने बहुत अच्छे से उसे समराइज किया है। पर अगर आप भारत की बात करें, हमारा जो एस्पिरेशन है 5th इकोनॉमी बनने की, और जो हमारा सबसे बड़ा डेमोग्राफिक का डिविडेंड मैं बोलूंगा कि हमारी करीब 60% जनता यंग वर्किंग एज में आती है। और हिसाब से अगर जिस तरह से हमारे हायर एजुकेशन की स्थिति वो जस्टिफाई नहीं करती हमारे ग्रोथ एस्पिरेशन को। आज अगर आप देखें हमारे मुश्किल से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग में आती हैं। आज भी हमारे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं, अगर एक आंकड़ा अगर देखें, फॉरेन यूनिवर्सिटी में 24% स्टूडेंट्स भारतीय हैं। और ये एक मेरे ख्याल से हमारे ग्रोथ को कहीं लिमिट करती है वो। और जिस तरीके से अगर आप देखें स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में स्ट्रांग हो रहा है, आज हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हम 2nd लार्जेस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स कंट्री में हैं। तो अगर हम इस यंग टैलेंट को नर्चर करना चाहते हैं तो हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। इसी के तहत मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये टारगेट रखा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट हमारा 50% होना चाहिए, जिसके वजह से करीब 2.5 करोड़ सीट्स की पड़ेगी, एडमिशन सीट्स। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूलिंग आया था 2023 में, जहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने कैंपसेस सेट करने की परमिशन दे दी गई है। और ये जब कैंपस आएंगे तो उनको एक बड़ा लैंड पार्सल चाहिए होगा। तो देखिए, इससे 2 फायदे होंगे। आपने देखा होगा जिन शहरों में एजुकेशन और हायर एजुकेशन काफी स्ट्रांग है, वहां पे आप देखिएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी हुआ है। आप देखेंगे GCCs और बड़ी IT कंपनीज ने उन शहरों का रुख किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये रहा है कि आपने देखा होगा बेंगलुरु का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हैदराबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। इन शहरों में हायर एजुकेशन काफी स्ट्रांग रहा शुरू से, जिसकी वजह से आपने IT बूम देखा।
और इसी तरह से अगर मान लीजिए टीयर 2 सिटीज या पेरिफेरल एरियाज और जिस शहरों में इतने मैसिव नंबर में हायर एजुकेशन सेट्स होंगे, जहाँ पे आपके रियल एस्टेट की डिमांड होगी, उसी के हिसाब से आप देखेंगे रेजिडेंशियल डिमांड्स भी बढ़ना चालू होगा। और अहम बात यह है कि आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी आएगा फंड के हिसाब से। अभी बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि स्टूडेंट हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग, इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी मूव रही है, जहां पे सरकार ने प्रोएक्टिवली एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया है। तो ना ही ये सिर्फ रियल एस्टेट पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, बल्कि ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ पे। और देखिए, अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रेजिडेंशियल हाउसिंग होता है। तो ओवरऑल इस पूरे इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा। सर, लेकिन क्या लग रहा है कि कमर्शियल वर्सेस अगर एकेडमिक रियल एस्टेट की अगर बात करें, तो निवेशक यहाँ पर ज़्यादा रुझान उनका क्या इस बार, जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया कि 2026 में इसका टारगेट हो सकता है, कमर्शियल से हट के उनका रुझान एकेडमिक रियल एस्टेट पे ज़्यादा होगा? नहीं, देखिए, अभी इस पे काम चालू होना बाकी है। जबकि अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें, तो ये एक प्रूवन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इमीडिएटली स्टूडेंट हाउसिंग के तरफ रुझान नहीं देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल डेफिनेटली काफी इंटरेस्टेड रहेगी। पर अगर आप आम निवेशक की बात करें, आज के डेट में देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट आपको डायरेक्ट फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मौका देता है टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ ऑफिस रीट्स, चाहे रिटेल आप देखें। अब तो रिटेल मॉल्स भी रीट्स के अंदर आ गए हैं। नेक्सस एक पहला रीट है जिसके अंदर अंडरलाइंग एसेट रिटेल मॉल्स हैं। और ऑफिस में आपने देखा काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, और इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने रीट को एक स्टेबल एसेट क्लास का दर्जा देने के लिए अपने तरफ से काफी पॉलिसी इंटरवेंशंस भी किए हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट हाउसिंग, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल काफी इंटरेस्टेड है अभी इसमें आने में। ये बहुत बड़ा मौका उनके लिए है। रिटेल इन्वेस्टर्स, आम निवेशक, मेरे ख्याल से अभी भी ऑफिस और रिटेल स्पेस में मेरे ख्याल से उनके लिए रीट एक बहुत ही अच्छा मौका है टू पार्टिसिपेट। सर, आने वाले समय में अगर हम लोग मान के चलें कि मतलब एकेडमिक रियल एस्टेट अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्या सर ये एक सेफ और बेनिफिशियल ऑप्शन भी आपको लग रहा है कि आगे चल के बन सकता है? देखिए, जिस एसेट क्लास में इंस्टीट्यूशनल मनी इन्वॉल्व हो, जो एसेट क्लास बहुत ही वेल रेगुलेटेड हो, उस एसेट क्लास में मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जिस तरीके से रियल एस्टेट में धीरे धीरे आप देखिएगा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ग्रेड ए का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे ऑल्टरनेट एसेट क्लास लाइक स्टूडेंट हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग, डेटा सेंटर, सीनियर लिविंग। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, और इसी की वजह से इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखते हुए, इंडिया के ग्रोथ एस्पिरेशन को देखते हुए, मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये सारे एसेट्स क्लास काफी फॉर्मलाइज होंगे और काफी स्टेबल होंगे। इसका सिर्फ यही कारण है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, काफी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट की तरह बढ़ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी, आज से 10 साल पहले, आज के पहले सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि एंड यूजर के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड था। राइट सर, लेकिन क्या लग रहा है कि आम खरीदार जो हैं और निवेशक हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ मौका बनता हुआ दिख रहा है और फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, अगर आम घर खरीदारों के लिहाज से अगर देखें तो? देखिए, डायरेक्टली अभी उनको कितना बेनिफिट मिलेगा टू पार्टिसिपेट इन हाउसिंग ग्रोथ स्टोरी, वो तो आने वाला समय बताएगा। पर आप देखिए, इनडायरेक्ट बेनिफिट उन पेरिफेरल एरियाज को मिलेगा जहां पे ये बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स आएंगे। इन एजुकेशन सेंटर्स के आने की वजह से जिस तरीके से वहां पे हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, जिस तरीके से वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक एंड यूजर को बेनिफिट मिलेगा ही। चाहे उसने एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट खरीद रखा हो तो उसको दिखेगा अप्रिसिएशन होता हुआ बिकॉज आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, या फिर ऐसे नए पेरिफेरल एरियाज खुलेंगे जो कि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिहाज से कंसिडर किया जाएगा। तो एकेडमिक रियल एस्टेट पे यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब निवेशकों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो, और आम खरीदार के लिहाज से भी देखा जाए, आगे चल के इसमें अच्छा स्कोप निवेशकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो खास तौर पे यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। चलिए अब यहाँ से रुक करते हैं यूपी का।
तो यूपी के बजट 2026 में चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम के तहत शहरी विस्तार और नए शहर को बढ़ावा देने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन पेश किया गया है। इसके साथ ही आगरा में 33 साल बाद और लखनऊ में 22 साल बाद नई हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएंगी। वहीं मेरठ में 35 साल में पहली नई हाउसिंग स्कीम और बुलंदशहर में पहली हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएंगी। सर, इस योजना को लेकर सरकार का क्या मसला लग रहा है आपको? क्या मंशा उनकी लग रही है अभी? देखिए, हर स्टेट अब ये कोशिश में लगा हुआ है कि उनके पास 2 या 3 से ज्यादा ग्रोथ सिटीज हों। अगर आप लखनऊ की बात करें, मेरे ख्याल से जिस तरीके से वहां पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जिस तरह से गवर्नेंस मॉडल स्ट्रांग हुआ है और जिस तरीके से हमने वहां पे निवेश देखा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के लिए हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हुआ, या फिर आप देखें जिस तरीके से हेरिटेज टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है। आप देखें काफी हमारे धार्मिक स्थल वाले शहर है जहां पे ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी में काफी हुआ है। इसके मद्देनजर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है, जहां पे लखनऊ के अलावा, कानपुर के अलावा कुछ और ऐसे शहर डेवलप होंगे जिनकी वजह से आपके स्टेट जीडीपी ग्रोथ में काफी बढ़ोतरी मिलेगी। और ये ओवरऑल जब ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रादर देन बीइंग सेंट्रिक टू फ्यू सिटीज, मेरे ख्याल से वो स्टेट के लिए काफी अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है और रियल एस्टेट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और यूपी आज के डेट में देखिए बहुत ही आई वुड से कि एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, जहां पे अयोध्या राम मंदिर के बनने के बाद हॉस्पिटल सेक्टर के हिसाब से काफी निवेश आ रहा है। आप देखिए सीनियर लिविंग के हिसाब से काफी निवेश आ रहा है। फिर जिस तरीके से हमने डिफेंस स्ट्रक्चर इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट्स वहां देखे, ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग जो वहां पे चालू होने वाला है। फिर आप देखिए फिल्म सिटी की बात हो रही है। तो इन सब मद्देनजर से मुझे लगता है बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप है, जिसकी वजह से आप देखें 5 या 6 ऐसे शहर मेगा सिटीज की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, जो कि ओवरऑल स्टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सर, ये जो डेवलपमेंट होगा, क्या लग रहा है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस होगा कि थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में जाएगा ये? देखिए, गवर्नमेंट बेसिकली, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड अथॉरिटी के थ्रू डेवलपमेंट होगा, तो गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड नियम फॉलो करती है, जिसमें MIG, LIG एंड अपर हाउसिंग ग्रुप लेकर आती है और उनके डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉलो होगा। तो मेरे ख्याल से काफी अफोर्डेबल, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 40 लाख एंड बिलो की संख्या ज्यादा होगी, जो कि डेफिनेशन है अफोर्डेबल की। पर मेरे ख्याल से ये बजट एंड अपर बजट सेगमेंट को कैटर करेगी और कुछ हिस्सा, और ज्यादातर बोलूंगा मैं, ज्यादातर हिस्सा इस चीज को देख के डेवलप किया जाएगा कि अभी भी आम जो बायर है उनके पहुंच से रियल एस्टेट धीरे धीरे बाहर हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। तो उनको ध्यान में रखते मुझे लगता है सरकार कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग भी जरूर लाएगी। तो आम निवेशकों को थोड़ा सा केटर करने के लिए भी यहाँ पर ये हाउसिंग स्कीम लाई गई है। ऑलमोस्ट प्रॉब्ली उनको भी केटर, उनको भी टारगेट करते हुए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। सर, जो ये नई योजना है उसका असर क्या लग रहा है कि सर मौजूदा शहरों और संपत्ति के दामों पर भी पड़ेगा? कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी उससे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से इतने जल्दी तो प्राइस बढ़ती या घटती नहीं है। अब जैसे मान लीजिए लखनऊ में डेवलपमेंट के हिसाब से आपने देखा होगा ऑलरेडी प्राइसेस काफी अप्रिशिएट कर चुकी हैं। पर अगर ये न्यूज आती है कि आगरा में भी डेवलपमेंट होने वाला है या आसपास शहरों में, तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस तुरंत नीचे नहीं गिर जाती, क्योंकि प्राइसेस उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के डायनेमिक्स पे भी डिपेंड करती है। हाँ, ये अलग बात है कि आप देखेंगे कि फर्दर प्राइस एप्रिसिएशन या इन्वेस्टर्स जो सिर्फ एक ही शहर पे फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बेतहाशा कीमतें भाग रही थी, वो शायद रुक जाएं, क्योंकि अब उनको एक नया ग्रोथ एरिया मिलेगा जहां पे उनको दिख रहा है कि आने वाले समय में प्राइस एप्रिसिएशन अच्छा हो सकता है। तो वो इन्वेस्टर शायद वहां मूव कर जाएं। पर सिर्फ और 4 सिटीज डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं तो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस पर भी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई ने अब बैंकों को सीधे रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लोन देने की अनुमति दे दी है। इस कदम से रीट्स को ज्यादा सस्ता और लॉन्ग टर्म की फंडिंग मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा और यूनिट होल्डर्स की इनकम भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में नई ग्रोथ के दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि रीट्स के पास कैपिटल बढ़ेगी और वे अपने पोर्टफोलियो को एक्सटेंड यहां पर कर सकते हैं। सर, लोन देने से रीट्स को कैसे फायदा होता देख रहे हैं आप, और यूनिट होल्डर्स के लिए इसमें क्या बेनिफिट रहेगा? देखिए, इस न्यूज को या जो भी अनाउंस है उसे हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जो ट्रिपल रीट लिस्टेड रीट, ज्यादातर सारे लिस्टेड रीट ट्रिपल ए हैं। उनको वैसे भी फंडिंग की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो बॉन्ड्स या फिर कमर्शियल पेपर्स के थ्रू वो पैसा रेज कर रहे थे, और एलआरडी लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के थ्रू बैंक्स उनको ऑलरेडी ऑथराइज थे पैसे देने के लिए। ये जो नया अनाउंसमेंट आया है जिसमें है कि बैंक्स डायरेक्टली लोन्स दे रहे हैं रीट को, ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या किस दर पे बैंक उनको लोन देगी। अगर मान लीजिए एक ट्रिपल ए रेटेड रीट्स को ऑलरेडी अगर आपको कुछ 9, 8.5 या 9% पे मिल रहा है पैसा मार्केट से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंक अगर ये लेंडिंग हो तो कितने इंटरेस्टेड रहेंगे वो, और क्या बैंक वो दर मैच कर पाएगी जो कि एक ट्रिपल ए लिस्टेड रीट प्लेयर को बॉन्ड मार्केट या फिर कमर्शियल पेपर के थ्रू मिल रहा है। तो हमें थोड़ी समझने की जरूरत है। और रही बात यूनिट होल्डर को क्या इससे बेनिफिट मिला, मुझे नहीं लगता है कुछ डायरेक्ट बेनिफिट है। रीट आई थिंक अभी काफी स्टेबल है, अच्छे कैश फ्लो का एक्सेस मिल रहा है। हाँ, एक उनके लिए एक एडिशनल लॉन्ग टर्म स्टेबल फंडिंग का स्रोत खुल गया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में देखना पड़ेगा ये कैसे इंपैक्ट करता है। और कुछ जानकारों का मानना है कि अगर बैंक हेविली रिलाई करता है बैंक लेंडिंग के ऊपर, तो शायद हो सकता है रीट का इंटरेस्ट आउटफ्लो भी बढ़े, जिसकी वजह से उनको उनका कैश फ्लो इंपैक्ट हो, और शायद यूनिट होल्डर को इससे थोड़ा नुकसान ही हो सकता है। तो आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा। इट्स टिपिकल कि जहां पे सस्ता फंड अवेलेबल है रीट वहीं से पैसा लेगा, कोई भी कमर्शियल एंटिटी यही करता है। तो हमें ये देखना है कि अगर बैंक कर रहा है रीट्स को तो वो किस दर पे है, वो पहले समझना जरूरी है। और मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन सर, लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है कि इनकेस अगर ये फैसला जो है वो जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो रीट्स में निवेश करना क्या सर ज्यादा अट्रैक्टिव और सेफ हो सकता है आगे चल के? देखिए, इस अनाउंसमेंट के बिना भी रीट में इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि रीट उन्हीं चीजों में पैसा, एसेट्स में लगा सकता है पैसा, जो कि 80% उनका जो पोर्टफोलियो है शुड बी कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स विच आर कंप्लीटेड एंड रेंट यील्डिंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि दीज आर हार्ड एसेट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट, और ये एसेट आर ऑल्सो जनरेटिंग वेरी प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज। तो एक तो है, और दूसरा क्या है कि 90% ऑफ देयर कैश फ्लो जनरेट करते रीट उनको यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो एक तो आपको अश्योर्ड कैश फ्लो आपके पास का एश्योरेंस है, और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव निवेशक है जो कि अपने कैपिटल को प्रिजर्व करता है, रीट उसके लिए सबसे माध्यम है। तो वही मैं कहूंगा कि ये अगर अनाउंसमेंट नहीं भी अगर आता, ये अगर नहीं भी एनफोर्स, ये वायबल अगर नहीं भी होता है, तो वैसे भी रीट एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है रिटेल इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। तो फैसला अगर होता भी अगर ना भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। रीट्स में आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखें तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। चलिए अब कुछ और खबरों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। फटाफट खबरों में देखते हैं कौन कौन सी खबरें यहाँ पर शामिल हैं। तो पहली खबर यहाँ पर हम लोग रुख करते हैं। क्या कोई डेवलपर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में देरी के लिए जमीन के मालिक की जेल की सजा को दोष दे सकता है? इस खबर में देखिए। दरअसल मुंबई में एक होमबायर ने साल 2010 में फ्लैट खरीदा था और बिल्डर ने 1 साल में कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कि ओसी नहीं मिला, जो कानूनी रूप से घर में रहने के लिए जरूरी होता है। बिल्डर ने देरी की वजह यह बताई कि जमीन का मालिक जेल चला गया था और कानूनी उलझनों की वजह से ओसी नहीं मिल सकी, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन महारेरा यहां पर रोल प्ले करता है। उसने कहा
कि इस दलील को वो खारिज करते हुए कहता है कि परियोजना और जरूरी अनुमतियों की जिम्मेदारी डेवलपर की होती है, इसलिए खरीदार को देरी के लिए ब्याज के साथ कब्जा दिया जाए और निर्धारित समय में ओसी हासिल की जाए। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में रियल एस्टेट से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ किसी रेसिडेंशियल फ्लैट को लीज पर देने या किराए पर देने से जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से बाहर नहीं हो जाता है। यानी अगर आपने घर खरीदा है और उसे बाद में किराए पर दिया है तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ता माने जाएंगे, कंज्यूमर माने जाएंगे। इससे पहले एक बिल्डर ने कहा था कि क्योंकि खरीदार ने फ्लैट किराए पर दिया है, वो कमर्शियल उद्देश्य से खरीदा गया है और इसलिए उपभोक्ता वो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील खारिज कर दी है और मालिक के कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स को यहां पर इंटैक्ट रखा है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह अपनी दिल्ली की कीमती प्रॉपर्टी को करीब 1000 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी दिल्ली के लुटियंस बंगलो जोन के भगवान दास रोड पर 3.2 एकड़ लैंड में फैली हुई है, जिसे भारत के सबसे प्रीमियम और महंगे रियल एस्टेट इलाकों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार एक लोकल बिजनेसमैन इस बंगले को खरीद सकता है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो ये नई दिल्ली की प्रमुख प्रॉपर्टी डील्स में से एक होगी। सर, इन खबरों में से किसी एक में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? ओसी के मामले में मैं ये बोलूंगा कि रेरा ने बहुत ही सही फैसला दिया है। किसी डेवलपर या प्रमोटर के जेल जाने से आप ओसी नहीं प्रदान कर पाए, ये कोई लीगल रीजन नहीं इसके वजह से एक बायर सफर करता है। और मेरे ख्याल से इससे आम बायर्स को एक सबसे बड़ा सबक लेना ये चाहिए कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आज के डेट में रेरा रजिस्ट्रेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, पर एक डेवलपर का क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। उसने कितने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, पास्ट में उसने कितने डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट, और उसका रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ना कि सिर्फ आपने एक पैरामीटर देखा कि चलो भाई ये प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो मैं खरीद लेता हूँ, ये मुझे बाकी प्रोजेक्ट से थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। पर मेरे ख्याल से बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर्स का खास करके। तो महारेरा का ये फैसला एक तरह से कहीं ना कहीं लैंडमार्क डिसीजन भी साबित होता हुआ दिख सकता है। दूसरे राज्य के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो भी शायद इस फॉर्मूले को आगे चल के अपना सकते हैं। चलिए प्रशांत सर, आपने आज सभी खबरों का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और हर एक खबर को बारीकी से यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखा। सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड होपफुली वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी जंक्शन। तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा ये शो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात नए शो के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।